The new chapter is system of particles. ठीक है, एंड इसी में हम लेटर ऑन दूसरा पार्ट भी इसका आएगा, दैट विल बी अबाउट द रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई बाउंड्री है और यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो देयर इज अ पार्टिकल जिसका मास m1 है, देयर इज अ पार्टिकल हैविंग मास m2, देयर इज अ पार्टिकल m3, m4, ऐसे mn, बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होके एक कलेक्शन जो बना रहे हैं, उसी कलेक्शन को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। इससे पहले बेटा हम जब भी बात करते थे, हम बात करते थे किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की। एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसका मोमेंटम, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी हम बात करेंगे होल, पूरे सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम मींस बहुत सारे पार्टिकल्स की कॉमन बात करेंगे अब हम। ठीक है, दिस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंटर ऑफ मास। पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज ए पॉइंट जिसके ऊपर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। A point on which the entire mass of a system is supposed to be concentrated. एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेट होता हुआ दिखेगा, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उस लोकेशन को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जिस लोकेशन पे किसी सिस्टम का सारा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस पूरे बॉडी का मास कोई एक बॉडी रिप्रेजेंट करे, तो दैट बॉडी इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो इसी सेंटर ऑफ मास की बात करने वाले आज हम। बेटा हमारे पास जो सिंपलेस्ट सिस्टम होगा ना, सपोज मैं ये एक्स वाई ले लेता हूं प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल का मास है m1, एक पार्टिकल का मास है m2। ठीक है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 और दूसरा जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ये कलेक्शन मान लेते हैं, ये एक सिस्टम है ऐसे। लेट अस कंसीडर ए टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे। हमारे पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं। लेट m1 एंड m2 be the masses of two particles having position vectors
R1 and R2 respectively. दो पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस m1 m2, R1 R2 उनके पोजीशन वेक्टर है। सपोज हम m1 के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो है F1 और m2 के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो है F2। ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं। लेट F1 and F2 be the forces acting on m1 and m2 respectively। ठीक है, दो पार्टिकल्स ले लिए, एक का मास m1 एक का मास m2। ठीक है, एक का पोजीशन वेक्टर r1 दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2। एक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई F1 और दूसरे पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई F2। देन अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास F1 F2 हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो F1 होगा ये कैसे लिख दिया मैं समझा रहा हूं अभी आपको। F1 होगा m1 इंटू डी टू r1 बाई डी टी स्क्वायर और F2 होगा m2 इंटू डी टू r2 बाई डी टी स्क्वायर। कहां से आया देखो, हमने बेटा ये पढ़ रखा है कि F होता है ma, A होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो देयरफॉर हम ये बोलेंगे दैट F इज इक्वल टू m इंटू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं बेटा dr बाई डी टी। Velocity is rate of change of the position of body. So this becomes double differentiation d2r by dt square. तो F1 क्या बना m1 into d2r1 by dt square और F2 क्या बना m2 into d2r2 by dt square. The total force acting on the system is F equals to F1 plus F2. Total force acting on the system is F1 plus F2. It means F is equal to F1. F1 is m1 into d2 r1 by dt square plus m2 into d2 r2 by dt square। ठीक है, हमने दोनों फोर्सेस को ऐड कर लिया। हम बेटा इस F को ऐसे भी लिख सकते हैं d2 by dt स्क्वायर, दोनों को कॉमन लेके m1 r1 प्लस m2 r2 F equals to d2 by dt square of m1 r1 plus m2 r2। अब समझना बेटा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक तो हम ये दो पार्टिकल्स इंडिविजुअली ले रहे थे, एक का मास हमने लिया m1 एक का m2, एक पे फोर्स लगी F1 एक पे F2 लगी, F1 आ गया मास इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R1 m2, F2 आ गया m2 इंटू मास आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R2। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड पार्टिकल, या ऐसे एज्यूम करें कोई तीसरा पार्टिकल है नहीं है, ऐसे एज्यूम करें कि इन दोनों पार्टिकल्स का मास यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है और इस पॉइंट का जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसका पोजीशन वेक्टर है RCM, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है RCM। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स की जगह अगर यहां पर एक पार्टिकल होता
सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो उस पे टोटल जो फोर्स लग रही होती वो पूरे सिस्टम के ऊपर जो टोटल फोर्स है उसके बराबर है। लाइक ऐसे बोलूंगा, इफ RCM is the center of mass of the system, then F is equal to m1 plus m2 into d2 by dt square of RCM. Force is equal to mass into d2 by dt square of the position vector. ऐसे फोर्स होता क्या है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए ये लिख लेंगे, दूसरे पार्टिकल के लिए ये लिखा, पूरे सिस्टम के लिए ऐसे लिखेंगे। अगर ये भी F है, ये भी F है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास के लिए, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास का जो रोल है दैट कैन बी एक्सप्रेस लाइक, दोनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मैं बोलूंगा therefore m1 plus m2 into d2 by dt square of RCM equal to d2 by dt square of m1 r1 plus m2 r2। चलो, इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कोई, ये कट जाएगा। तो ये m1 प्लस m2 इंटू RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो यहां से बेटा आपके पास RCM जो है वो आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं फिर से आपको ये रिवाइज कराऊंगा। डेरिवेशन तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ ही है, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। मेरे पास ये एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये XY प्लेन में एक पार्टिकल जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल इसका मास है m2। ये ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, m2 जिसका मास है, पोजीशन वेक्टर r2 r1, और ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका पोजीशन वेक्टर होगा RCM। तो हमारे पास बेटा देखिए 2 पार्टिकल का सिस्टम है, उन दोनों पार्टिकल्स के लिए एक ऐसा पॉइंट होगा जो उनके सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं। तो मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर होगा, इफ m1 इक्वल्स टू m2, और मान लो दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है m के, देन RCM इज इक्वल टू mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। m न्यूमरेटर से कॉमन ले लोगे, r1 plus r2 divided by 2m, so it will be r1 plus r2 divided by 2। RCM is equal to r1 plus r2 divided by 2। ठीक है, फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम। ऐसे ही अगर हम इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज करने का मतलब क्या है, अगर n पार्टिकल्स होंगे तो n पार्टिकल्स के लिए निकाल लेंगे, 10 पार्टिकल्स होंगे 10, ये 2 के लिए निकाला हमने। हमारा बेटा मेन यहाँ पर ये कंसर्न है कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। जैसे मैं आपको बोलूं, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग देम।
सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली सेंटर में तो तब होगा जब दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है, अदरवाइज हम कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे पता करते हैं। सपोज करते हैं बेटा, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। m1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये ओरिजिन है। और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं xy। चलिए मेन चीज यहां से स्टार्ट है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, RCM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1r1 plus m2r2 divided by m1 plus m2 is the expression for the position vector of center of mass। बेटा RCM, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, I इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई इक्वल टू m1 इंटू r1। m1 इंटू r1 की जगह क्या लिखूं, IX1 प्लस JY1 प्लस m2 इंटू r2 that is IX2 plus JY2 divided by m1 plus m2। it means IX plus JY equals to, ये देखो यहां से और यहां से आप I कॉमन ले लोगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस इसमें से और इसमें से आप J कॉमन ले लोगे, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, करके देखो एक बार इसको। फिर जब आप इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ I and J on both sides, therefore x equals to, यहाँ I का कोफिशिएंट x है और यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है, m1x1 प्लस m2x2, ये भी है नीचे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। J का कोफिशिएंट है y, यहाँ J का कोफिशिएंट है m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस वे हम x और y फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। फॉर द टाइमिंग ये आपको थोड़ा सा ड्राई ड्राई जैसा लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी को अगर हम जनरलाइज करें फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, जनरलाइजेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, क्या मतलब हुआ इस जनरलाइजेशन का, कि अगर हमारे पास इस एक्स वाई प्लेन में एन पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा पार्टिकल हैविंग मास m2, पोजीशन वेक्टर इज r2, m3 r3। ऐसे ही देयर इज ए पार्टिकल जिसका मास है mn और पोजीशन वेक्टर है rn। फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, और मान लेते हैं यहां पर कोई ये सेंटर ऑफ मास है जिसका पोजीशन वेक्टर rcm है। फॉर n particles we write m1 r1 m2 r2 m3 r3 सो ऑन, कहां तक लेंगे, प्लस mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन mn। r1 कितना होगा,
R1 क्या है यहाँ, M1 का पोजीशन वेक्टर, R2 क्या है, M2 का पोजीशन वेक्टर, R3 M3 का पोजीशन वेक्टर। तो ये RCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना है आपने, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी राइट x इक्वल टू M1 x1 M2 x2 so on Mn xn divided by M1 plus M2 plus M3 so on up to Mn. Y equal to M1 y1 M2 y2 M3 y3 Mn yn divided by their sum. So, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से। फॉर्मूला तो ठीक है, कैसे बना वो आपने देख लिया, बट मतलब क्या हुआ सेंटर ऑफ मास का। सिस्टम अगर सेम मास होगा तो सभी को कॉमन ले लेना। जैसे देखो, अगर आपके पास M1 M2 M3 सब बराबर हैं तो RCM बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 so on Rn डिवाइडेड बाय n। x बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 xn डिवाइडेड बाय n। y बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 yn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आपका। क्वेश्चन करते हैं ना हम, डोंट वरी। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड लेट अस हैव ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हर एक साइड जो है वो a है, एंड ऑल द थ्री कॉर्नर्स ऑफ दिस ट्राइंगल, हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग सेम मास। थ्री पार्टिकल्स ईच हैविंग मास m आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तो अगर मैं से एक्सटेंड कर दूं, ये x बोल दूं और ये y बोल दूं, ठीक है, हमने रेफरेंस बना लिया प्लेन। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। ये तीन पार्टिकल्स हैं विच आर लाइंग ऑन द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड। अगर इक्वल मास होगा तो सेंट्रॉइड पे होंगे, बट वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं। लेट मी से फॉर द टाइम बीइंग मैं इन मासेस को डिफरेंट कर लेता हूं। हमने लोकेशन फाइंड कैसे करनी है, बाद में वैल्यू सेम भी डाल दूंगा, जो वैल्यू दी होगी वो डाल देनी। जब भी आपको कोई सिस्टम गिवन होगा बेटा, आपने ऐसे एक ओरिजिन बना दिया, रेफरेंस बना दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, मतलब x1 भी 0 y1 भी 0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पार्थ बताओ। सो दिस वे, अगर मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मेरे पास आ गया एक कॉर्नर जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0। ये दूसरा कॉर्नर है, सिंस ये x एक्सिस पर ही है तो x ही चेंज हुआ, y तो चेंज हुआ ही नहीं, y तो 0 ही है। इन द सिमिलर वे टेल मी सारांश, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C पॉइंट जहां पर M3 मास है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। a/2 नहीं होंगे। देखो, इस C पॉइंट पे पहुंचने के लिए यू विल मूव अलोंग x एक्सिस, कितना a/2। ये a/2 है और ये निकालना पड़ेगा आपको। मैं फॉर द टाइम बिंग लिखता हूँ a/2 h। आई टेल यू व्हाट इज h। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है, देखिए ये a है हमारे पास, ये a/2 है और ये h है। सो कैन वी राइट दैट a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर एंड दिस। ठीक है, सो h स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। so h square is equal to 3a square by 4. This means that h equal to a root 3 by 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
a√3/2। दिस वे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना तो आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। ये 0 0, ये a0, मतलब x भी 0 y भी 0, यहाँ x हो गया a, जितनी लेंथ है, अगर 4 सेंटीमीटर दी होती तो 4 होता। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अलोंग x एक्सिस हम यहाँ तक आए, दैट इज a/2, और फिर ऊपर दैट इज हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज a√3/2। उसके बाद आपके पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ center of mass are xy, then x will be equal to, ऐसे करना, m1 x1 that is m1 into 0 plus m2 x2 that is m2 into a plus m3 x3 that is m3 into a/2 divided by m1 plus m2 plus m3। तीनों मासेस बराबर है मेरे पास, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए, एक्स बना एम ए प्लस एम ए/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 3m। सो x बना 3ma/2 डिवाइडेड बाय 3m कैंसिल, x आ जाएगा a/2। x कितना आ गया, a/2। अभी आपको y पता करना है, अगर तो m y क्या आएगा, देखिए सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट m1 into 0 that is 0, m2 into 0 that is again 0, m3 मतलब m into a√3/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 3m। तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो y कोऑर्डिनेट आएगा बेटा वो आएगा a√3/6। y कोऑर्डिनेट विल बी a√3/6। तो जब आपके पास x भी आ गया y भी आ गया, तो फाइनली देखो रिजल्ट समझना है क्या। ये मेरे पास एक 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है, एंड दीज 3 पार्टिकल्स आर हैविंग इक्वल मास m m m। These 3 particles are placed at the 3 corners of an equilateral triangle. So where is the center of mass? मास बराबर है बेटा, इजी है, ये ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं हम, तीनों मीडियन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। और आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड जो है किसी भी मीडियन को इंटरसेक्ट करता है इन द रेशियो 2:1। ज्योमेट्रिकली बता रहा हूं अब मैं आपको। तो ये रेशियो 2 है और ये 2:1 रेशियो है, मतलब ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी एट ए हाइट, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसको y बोल देता हूँ, ये x है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं मैं अब। व्हाट इज x? x इज हाफ ऑफ a, एंड व्हाट इज y? y इज 1/3 ऑफ, ये 1 और ये 2, 1/3 ऑफ h, 1/3 of h, it is equal to 1/3 of √3 या a√3/2। सो y आ जाएगा a√3/6, x आ जाएगा a/2 और y आ जाएगा a√3/3। ये हमने ज्योमेट्रिकली कर दिया। ठीक है, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं ज्योमेट्रिकली बेटा? ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास तब बराबर होंगे इस सिचुएशन में, अगर ये तीनों मासेस बराबर हैं तो। ठीक है, इट विल लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं हम इसको बोल सकते, इसको सेंट्रोइड ही बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ जो यहाँ सेंटर होगा, जितना ऊपर है ट्राइंगल उतना नीचे होगा। ये अगर ऐसे है तो ये एच का यहाँ हाफ करेंगे तो उसको बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसके ऊपर जितनी ट्राइंगल है उतनी नीचे। बट यहाँ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इन द सिमिलर वे देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये मैं अब समझाऊंगा खाली आपको। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिसमें मेरे पास एक पार्टिकल है मास m, दूसरा है 2m, तीसरा है 3m और चौथा है 4m। राइट, दीज आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल।
तो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो फाइंड करनी होगी, उसके लिए तो पहले रेफरेंस कुछ बनाना पड़ेगा जिससे आपको पता चले x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, x3 y3 x4 y4। तो आप रेफरेंस बना के इसको बोल दो, इसको एक्सटेंड कर दो एज x एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर दो एज y एक्सिस। यहाँ हो जाएगा 0 0। यहाँ क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ है a, इसकी विड्थ है b, तो यहाँ 0 0, यहाँ हुआ a0, यहाँ क्या हुआ ab, और यहाँ क्या हुआ 0b। दिख रहा है, ये चीज समझ आए पहले, फिर आगे चलने का फायदा है। अगर आपको अभी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना नहीं आ रहा, पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स देखो लोकेट कैसे करने हैं हर एक पॉइंट के। इट इज 0b, 0 0, a0 ab 0b। अब ये आपने कर लिया तो आप इजिली क्या करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, m इंटू 0, 2m इंटू a, 3m इंटू a, 4m इंटू 0, फिर m इंटू 0, 2m इंटू a, 3mb, वो y आ जाएगा आपके पास। लेकिन इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ से एक डायगोनल बनाओ और एक यहाँ से डायगोनल बनाओ, तो क्या सेंटर ऑफ मास ये होगा? ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होने का ये मतलब है कि इस लाइन से ऊपर जितना मास है उतना ही नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां बोलूं ना, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो आप कर लेना। इसके लेफ्ट और राइट में बराबर मास है, 4 1 5, 3 2 5, लेफ्ट राइट बराबर मास है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करोगे, उसका x कोऑर्डिनेट तो a/2 आएगा, बट y कोऑर्डिनेट b/2 नहीं आएगा। आप अभी करना, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये b/2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इट विल लाई हियर। सो जिसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस की, तो उस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस में सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स द हैवियर मास। ठीक है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, बट यू शुड बी इन द क्लास लेटेस्ट बाय 5:10। ठीक है, 5:15 नहीं,